आइए प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लेकर आया हूँ बीए सेकंड ईयर के अंदर आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसके अंदर आपका ये पहला लेसन है। बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेम के अंदर आपका हिंदी का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं उनकी पवनदूती कविता है। तो ये कविता के सार को देखेंगे और उससे पहले हम जीवन परिचय को देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के जीवन परिचय को देखेंगे और उसके बाद में हम इस कविता के सार के बारे में पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल सभी की हिंदी, ज्योग्राफी की या अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेज आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई सुधार की आवश्यकता होगी हम अवश्य करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेक्चर को। कोई दिक्कत या कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से बिल्कुल एक एक उदाहरण देते ही हम समझते जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चैनल के साथ मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। जीवन परिचय। द्विवेदी युग के सबसे बड़े माने जाने वाले कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 ईसा में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले निजामाबाद नामक कस्बे में हुआ था। तो द्विवेदी युग हम देखते हैं कि जो अलग अलग युग आते हैं हिंदी साहित्य के अंदर, तो उन युग के अंदर जो द्विवेदी युग जो दूसरा युग आपका होता है तो उसके अंदर अयोध्या सिंह उपाध्याय अगर हम बात करें तो वो द्विवेदी युग के कवि हैं। उसको हम जब करेंगे हमारा हिंदी साहित्य तो उसके अंदर हम डीपली देखेंगे कौन कौन से कवि किस युग से रिलेटेड है। यहाँ आप जीवन परिचय में इतना ही समझ जाइएगा कि मेन आपका जन्म डेट है, याद रखना है कि 1865 है और उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है, राज्य है और उसका आजमगढ़ जिला है और निजामाबाद जो आपका कस्बा है वहाँ इनका जन्म होता है। आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो कवि हैं वो उत्तर प्रदेश से हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिंदी का तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा है हरियाणा के मुकाबले में। क्योंकि हिंदी की यूपी के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए और यहाँ का अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे नंबर की हिंदी आती है, 50 नंबर की हिंदी आती है। तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कवि आप ज़्यादातर देखे हैं जिनका भी जिन परिचय आपने आज तक पढ़ा है, जितने कवि या लेखक हुए हैं उनके ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि वहाँ हिंदी का जितना मतलब विकास हुआ है, ज़्यादा हिंदी बोलते हैं वहाँ, हम बोलचाल की भाषा हिंदी, इस कारण वहाँ जो है हिंदी के ज़्यादा कवि हुए हैं। अगर आप ज़्यादातर कवियों के इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से आपको देखने को मिलते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं कि तो आपके जो आगे है कि इनके जो वंश में गुरुदयाल उपाध्याय ने सिख धर्म में दीक्षा ली थी और इसी कारण ब्राह्मण होकर भी उपाध्याय वंश के लड़के अपने नाम के साथ सिंह लगाने लगे थे। ठीक है, यानी कि इनके जो क्या है उपाध्याय अयोध्या सिंह जी के क्या कहते हैं कि इनके जो धर्म है ना वो उपाध्याय ने सिख धर्म में दीक्षा ली थी। इनके जो गुरुदयाल उपाध्याय थे, उपाध्याय इनके नाम के साथ ये जोड़ते हैं। तो लेकिन फिर भी क्या है, ये सिंह जो कौन लगाते हैं, सिख धर्म के लोग लगाते हैं, लेकिन उपाध्याय को तो ये होते हुए भी ब्राह्मण होकर भी ये क्या सिंह नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं। आप देखते हैं इतना बड़ा नाम है इनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये इनका कारण है, इसके अंदर बता भी रखा आपको। आगे हम देखते हैं कि और इसी कारण ब्राह्मण होकर भी उपाध्याय वंश के लड़के अपने नाम के साथ सिंह लगाने लगे थे। अयोध्या सिंह जी के पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। ये आप याद रखना, इनके पिता का नाम भोला सिंह और इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। तो एक नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार, तो आप ध्यान रखना। और मिडिल की परीक्षा पास करके आप निजामाबाद, आप शब्द क्यों यहाँ यूज किया गया है, क्योंकि जो राइटर होते हैं यानी कि जो लेखक होते हैं उनको सम्मान देने के लिए आप शब्द यहाँ आया हुआ है। ये कोई गलत नहीं है, कहीं सोच ले भी आप शब्द दे रखा है तो ये गलत है नहीं। आपका मतलब कि एक अच्छा राइटर होता है, एक लेखक होता है, उसको सम्मानजनक देने के लिए
आप शब्द का यूज किया है। तो आप निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए थे। उपाध्याय जी ने घर पर ही बांग्ला, अंग्रेजी और गुरुमुखी, उर्दू, फारसी एवं संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। बाद में इन्होंने नॉर्मल की परीक्षा पास की थी और सन जो 1889 के अंदर वे क्या है 1889 में वे आप कानूनगो बन गए और 34 वर्ष तक इस पद पर आसीन रहे। कानूनगो जो पद होता है वो बन गए। आप फिर आ गए आप शब्द में मैंने बता दिया कि आप शब्द इसलिए है क्योंकि एक राइटर को मान सम्मान देने के लिए इस प्रकार शब्द का यूज किया जाता है। आप, उनका, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, तो इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। 34 वर्ष तक इसी पद पर आसीन रहे। सेवानिवृत्ति होने के बाद यानी कि रिटायर होने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1923 में पढ़ना शुरू किया। काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ना शुरू किया था। और आगे हम देखते हैं कि इन्होंने 1941 तक पढ़ाया। वहाँ सन 1941 तक इन्होंने पढ़ाया और ये हिंदी के मर्मज्ञ साहित्यकार थे, यानी कि बहुत अच्छे साहित्यकार रहे थे हिंदी साहित्य के। और ये आपको महत्वपूर्ण डेट याद रखने की 3 मार्च सन 1939 को देश की स्वतंत्रता देखने की लालसा हृदय में ले इनका स्वर्गवास हो गया। तो आप जन्म कब होता है इनका? 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है इनकी मृत्यु कब हुई? 3 मार्च सन 1947 को देश को स्वतंत्र देखने के उत्सुक थे और किसी कारणवश से उनका जो है वो देहांत हो जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। उपाध्याय जी ने अपने जीवन काल में लगभग 45 ग्रंथों की रचना की थी और इसमें प्रमुख काव्य ग्रंथ जो हैं वो है प्रिय प्रवास, ये भी इम्पोर्टेंट है, पद परसून, चुभते चौपदे, चौके चौपदे, बोलचाल, रसकलश, वैदेही वनवास। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है रसिक रहस्य, प्रेमा भूवारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्भू श्रवण, प्रेमाम्भू प्रभा और प्रेम पुष्पहार। और उसके आगे है उद्बोधन, काव्योपवन और कर्मवीर, ऋतु मुकुट। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें आगे देखते हैं कि इन्होंने उपन्यास, नाटक भी लिखे, बाल साहित्य का विसर्जन भी किया था। इन्होंने फारसी, अंग्रेजी और बंगला की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया था। प्रद्युम्न विजय, वयोयोग तथा रुक्मिणी परिणय नाटक इनकी नाट्य रचनाएं हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका उपन्यास है जो 1899 में लिखा गया था। 1907 में इनका उपन्यास अधखिला फूल छपा था। और संदर्भ, सरसव और रस साहित्य समीक्षाएं भी उनके निबंध संकलित हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास उनकी साहित्योत्साही इतिहास की पुस्तक है। आगे हम देखते हैं कौन कौन से इन्हें पुरस्कार मिले, ये भी इम्पोर्टेंट, कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है। पुरस्कार एवं सम्मान। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया और साहित्य सम्मेलन में इन्हें विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई थी। उसके बाद में साहित्यिक इनकी जो विशेषताएं हैं ये आपको 10 नंबर का अगर आपको आता है तो ये एक पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले इनकी जो काव्य की विशेषता है, साहित्य की विशेषताएं, तो वो है कृष्ण भक्ति काव्य। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय कृष्ण भक्त थे। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में ही ज़्यादातर लिखा है। और उनके काव्य प्रेमाम्भू वारिधि, प्रेम प्रपंच तथा प्रेमाम्भू प्रभा कृष्ण रचित का ही गान किया है। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रेम प्रिय प्रवास भी कृष्णा के मथुरा गमन को आधार बनाकर ही लिखा गया है। कृष्ण की महिमा, उनके सौंदर्य, गोपियों की विरह वेदना और
तक शैली में लिखी गई है। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण भगवान ने ही नहीं एक महापुरुष है और राधा विरहिणी नारी है और बल्कि देशभक्तिनी है। वह कहती है, प्यारे जीवे जग हित करे चाहे न आवे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कृष्ण भक्त थे, इन्होंने क्या है, भगवान श्री कृष्ण को और राधा के प्रेम प्रपंच का बहुत ही अच्छा चित्रण इनके काव्य के अंदर देखने को मिलता है। जो प्रसिद्ध आपकी अब की बार आपके साहित्य के अंदर जो कविता है पवन दूती, इसके अंदर क्या है, जो राधा के संदेश लेकर आते हैं, कौन, जो पवन है वो राधा का संदेश लेकर आती है। राधा जो कि अपने भगवान प्रभु श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में आसक्त होकर उनसे बिछड़ने के कारण क्या है, मतलब उनके संदेश पहुंचाती है। तो वो किसके माध्यम से पहुंचाती है? पवन के माध्यम से पहुंचाती है, क्योंकि पवन है वो हर जगह आ जा सकती है, इतनी बारीक और सूक्ष्म है कि वो कहीं से भी गुजर सकती है। इसलिए उस चलने वाली पवन से जो राधा है ये प्रार्थना करती है कि वह उसके संदेश को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा दे और ताकि वह उनसे मिल सके। उनकी विरह अग्नि को, जो विरह अग्नि में राधा जल रही है, उस अग्नि कुछ शांत हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके जो काव्य के अंदर कृष्ण भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण के एक सच्चे भक्त हुए हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, और सच्चे भक्त सही मायनों में इन्होंने अपनी काव्य रचना में भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। आगे हम देखते हैं कि प्रेम के उदात्त मानवीय रूप में अभिव्यक्त प्रेम प्रिय प्रवास में हुई है। छंदों में रचे इस महाकाव्य में खड़ी बोली के विविध रूप मिलते हैं। खड़ी बोली के अंदर खड़ी बोली के शब्दों के भी यहाँ प्रयोग किया गया है। पौराणिक साहित्य के प्रति नवीन दृष्टि, इनकी जो पौराणिक साहित्य है हमारा पुराने प्राचीन समय से ही, उन पर इनकी जो आधुनिक दृष्टि इन्होंने डाली है, अपने विचार उस पर आधुनिक विचार, नवीन विचार अपने रखे हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास में कृष्ण काव्य की राष्ट्रभक्ति एवं समाज सुधार से जोड़ा गया है। राधा समाज सेविका है और कृष्ण दुष्टों के संहारक है। और प्रिय प्रवास में ग्रंथ का विषय शीर्षक के अंतर्गत अरिहोद लिखते हैं, मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है और भरमा करके नहीं। पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि में यह पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और राधा भी विरह में ही नहीं डूबी रहती, वह निजी दुख को सारे समाज के दुख में विलीन कर देती है। यानी कि जो राधा है और श्री कृष्ण है वो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ही नहीं रहते, बल्कि वो आधुनिकता से जोड़कर, आधुनिकता के साथ जोड़कर उनका वर्णन किया गया है कि राधा नहीं कि वे दुखों में डूबी रहती है, वो अकेले लोगों के, समाज के लोगों का दुखों को भी समझती है और उनके दुखों को भी कम करने का प्रयास करती है। लोगों की सहायता करते हुए राधा को दिखाया गया इस प्रकार। तो वह समाज सेवा का व्रत लेती है। शताब्दियों से चले आते राधा के चित्र में एक समर्था नया मोड़ है। रस कलश में उपाध्याय जी ने परंपरागत श्रृंगारपरक नायिका वर्गीकरण के स्थान पर देश प्रेमिका, जन्मभूमि प्रेमिका, लोक सेविका, धर्म सेविका इत्यादि नारी के रूपों का उद्भावना की है। यह नारी के प्रति गौरवपूर्ण और बराबरी के दृष्टिकोण का घोतन करती है। राधा में नायिका के सभी रूप दिखाई पड़ते हैं। खड़ी बोली काव्य की प्रतिष्ठा, यानी कि अगर हम बात करें इनके जो काव्य की जो बोली है, इनकी काव्य खड़ी बोली का इन्होंने अपने काव्य के अंदर ज़्यादा यूज किया है। तो जब भी आप पवन दूती कविता पढ़ेंगे उसके अंदर भी आप देखेंगे कि खड़ी बोली के शब्दों का किस प्रकार यूज किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खड़ी बोली हिंदी पूरी तरह काव्य रचना के उपयुक्त है। उन्होंने अपने ग्रंथ रस कलश में उदाहरण ब्रज में दिए हैं। प्रिय प्रवास की भूमिका में उन्होंने लिखा है, अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि समय का प्रभाव खड़ी बोली के अनुकूल है। खड़ी बोली के पक्ष को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में इसके कई रंग प्रस्तुत किए हैं। संस्कृत वर्णन वृत्तों में तत्सम पदावली प्रिय प्रवास में प्रयुक्त हुई है। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहरिणी तरिण बिंब तिरोहित हो चला गगनमंडल मध्य शने शने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके जो काव्य के अंदर किस प्रकार की भाषा का चौके चौपदे में आदि में एकदम खड़ी
बोलचाल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। चौके चौपदे इनकी जो रचना है उनके अंदर भी हे कलेजे को भुला देता कोई, मेल चितवन पर कोई लाता नहीं। दूसरी पंक्ति है मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरों पर खड़ा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की भाषा आमतौर पर सरल और प्रसाद गुण युक्त है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ ही देता है कर। ठीक है, तो इस प्रकार ये पंक्तियाँ दिखा रखी आपको, तो ये पंक्ति आप याद रहती है तो कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के स्वरूप आपको समझा रखा है यहाँ। और आगे हम देखते हैं कि जो ब्रज और खड़ी बोली का सम्मिलित प्रयोग यानी कि मिला जुला रूप हम देखते हैं इनके काव्य के अंदर, यानी कि ब्रज और खड़ी बोली दोनों का ही मिश्रण यहाँ हमें देखने को मिलता है इनके काव्य में। उपाध्याय जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं की हैं। रस कलश ब्रज भाषा में है और प्रिय प्रवास विदेही वनवास आदि खड़ी बोली की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास में इन्होंने गृहिणी ब्रज की नारियों की विरह पीड़ा का विविध रूपों में वर्णन कर श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति संपन्न राष्ट्र रक्षक के रूप में चित्रित किया है। विदेही वनवास में भी उन्होंने सीता को राष्ट्र का भला चाहने वाली महिला के रूप में चित्रित किया है। आगे हम देखते हैं कि प्रकृति का चित्रण, यानी कि जो आपके प्रकृति का किस प्रकार पेड़ पौधे जीव जंतुओं का इन्होंने अपने काव्य के अंदर राधा श्री कृष्ण के बीच भी इन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से भी प्रकृति कितना अच्छा चित्रण यहाँ देखने को मिलता है इनके काव्य में। उपाध्याय जी ने प्रिय प्रवास में विदेही वनवास गोवर्धन में मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करने के लिए प्रकृति को उपकरण बनाया है। प्रिय प्रवास में गोवर्धन लीला के अंतर्गत प्रकृति चित्रण का निम्न स्तर है। पतित थी ब्रज भू पर हो रही, प्रतीक घटी उर दक्षिणा दामिनी, असह थी इतनी गुरु गर्जना, सह न सकता पवि कर्ण भी। तो इस प्रकार यहाँ प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलता है। और भी एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं कि वियोग का वर्णन, तो हम देखते हैं कि जो राधा है वियोग का वर्णन तो है ही, क्योंकि जो राधा है श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी है, अब उनके वियोग है, उनकी बिछड़ने के कारण उनके अंदर वियोग आ गए है। उसका चित्रण भी उपाध्याय जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। उपाध्याय जी ने के दोनों प्रबंध काव्य में वियोग का वर्णन भी बड़े सशक्त हम देखते हैं कि वियोग का किस प्रकार यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये पैर आपको एक दे रखा है जिस प्रकार धीरे धीरे दिन गत हुआ, देमनी नाथ डूब आई, दोष फिर गत हुई, दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल घटिका और कई बार बीते, आया कोई न मधुपुर से ओ न गोपाल आए। तो यहाँ इस पंक्ति के अंदर ये दिखा रखा है कि कितना वियोग राधा के मन में भरा हुआ है, वियोग के कारण कितनी दुखी है, व्याकुल है। इन्होंने वियोग वर्णन करते हुए श्री कृष्ण और राधा के विश्व कल्याण की भावना से पूर्ण चरित्र को प्रस्तुत किया। राधा के चरित्र में भावुकता की अपेक्षा मर्यादा और संयम जैसी श्रद्धावृत्तियाँ अधिक है। वह निजी प्रेम के साथ साथ लोकहित की भावना में महत्व देती है। विदेही वनवास सीता के परित्याग पर आधारित विरह से संबंधित महाकाव्य है। उसके बाद में देखते हैं उपदेशात्मकता, यानी कि उपदेश देते हुए मिलते हैं हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। समाज को और पढ़ने वाले पाठकों को यह संदेश उपदेश देते हुए इनके काव्य में उपदेश दिया गया है। वो कौन कौन से उपदेश हम देखते हैं। उपाध्याय जी ने उपदेशात्मक के स्वर को उच्च रखा है और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है। मुहावरेदार ठेठ हिंदी का प्रयोग उपाध्याय जी ने चूकते चौप दे चौके चौप दे में बड़ी कुशलता से किया है। जब कलेजा ही तुम्हारे है नहीं, तब सकोगे किस तरह तुम प्यार कर। ठीक है, तब सकोगे किस तरह तुम प्यार, यानी कि कलेजा अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो प्रेम भाव भी तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता, प्रेम तुम नहीं कर सकते, ये पंक्ति का मतलब है। आगे हम देखते हैं कि भले ही इनके अनेक चौपदों में उपदेशात्मकता अधिक है, किंतु इनमें जातीय, राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से ओतप्रोत भी अनेक चौपदे हैं। आगे हम देखते हैं कि भाषा शैली किस प्रकार है। द्विवेदी युग के कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध के प्रमुख स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने प्राचीन कथाओं को नूतन परिवेश और प्राचीन चरित्रों को आधुनिकता के सांचे में ढालने की चेष्टा खड़ी बोली में की है। संस्कृत के तत्सम शब्द कोमल ब्रज भाषा
उर्दू शब्दों में युक्त मुहावरेदार बोलचाल की भाषा पर इनका एक समान अधिकार है और अपने भाषा प्रयोगों में से इन्होंने खड़ी बोली का परिमार्जन किया है तथा उसके काव्य में के पद पर प्रतिष्ठित करने में सहायता प्रदान की है। इनके द्वारा संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग संस्कृत काव्यों की कोमलकांत पदावली से युक्त सामाजिक शैली के लिए किया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा में कविता और सवेया की शैली प्रयुक्त की गई है। मुहावरेदार बोलचाल की भाषा में चौके चौपदे लिखे गए हैं और छंदों के प्रयोग में निपुणता हासिल की है। संस्कृत के वर्णवृत्तों से लेकर के हिंदी के नए पुराने छंदों, उर्दू के छंदों तक का व्यवहार इन्होंने सफलता से किया है। और अलंकारों की दृष्टि से अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रस की दृष्टि से वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य, करुणा रस प्रिय थे। ये कवि आचार्य दोनों थे, इसलिए उनके कविताओं और आचार्यताओं की छाप मिलती है। यानी कि कवि भी थे और एक आचार्य के रूप में भी इनका वर्णन मिलता है। वास्तव में श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाओं में देश प्रेम, योग, संयोग, हास्य, रुदन, प्रकृति प्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था सर्वत्र दिखाई देती है। उनके काव्य एवं भाषा दोनों दृष्टियों से अति सफल काव्य है। उसके बाद में अगले वीडियो लेक्चर में ही बात कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम पवनदूती कविता का जो प्रतिपाद्य या सार स्पष्ट कीजिए आता है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे अपने चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।